गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं जो फैक्टर्स, वो कितने हैं? 4 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस है ना जो हमारा, उसको इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो आता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फर्स्ट कौन सा हमारा? फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। सेकंड आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर। ठीक है। थर्ड आता है जो हमारा, वो आता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। थर्ड आता है नेचर ऑफ मटेरियल नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर ऑफ द कंडक्टर। फोर्थ टॉपिक आता है हमारा, जो फोर्थ है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। क्या आता है? टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये 4 फैक्टर हैं जो हमारे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं किस चीज को? रेजिस्टेंस को। ठीक है, अब हम इनको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी को सब्सक्राइब करें। और आपको मेरे वीडियो में कुछ कमी लगे तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखें। थैंक यू। अब मैं आपसे, ये जो हमने रेजिस्टेंस के जो फैक्टर हैं, ये हम जो स्टडी कर रहे हैं, आई होप कि आपने लास्ट रेजिस्टेंस वाली जो वीडियो है वो देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो जरूर देखें, तभी आपको ये आगे समझ में आएंगे। ठीक है, तो पहला आता है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब जो लेंथ है हमारी, वो किस प्रकार से इफेक्ट करती है? फर्स्ट हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर किस प्रकार से इफेक्ट करती है? जो लेंथ है ना हमारी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। यानी कि जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ेगी उतना ही रेजिस्टेंस भी क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी कि जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाता है? उसका भी एक रीजन होता है। लिख देता हूं एक बार पहले इसको। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional directly proportional
लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें रेजिस्टेंस भी क्या होता जाता है, हमारा बढ़ता जाता है। सॉरी। अब ये ऐसा होता क्यों है, इसका एक रीजन है। अब मान लेते हैं हम ये कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन साथ में क्या होते हैं, एटम्स भी होते हैं। क्या होते हैं, एटम्स के अंदर कुछ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्लो करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, और जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी तो ये क्या करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम तक क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराते जाएंगे, तो इनकी स्पीड्स क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है, कम फ्लो कर पाते हैं। फ्लो करने में इनको क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है हमारा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जाता है। इसको हम एक सिंपल वे में समझते हैं कि जैसे आपको एक कैनाल है, उसके अंदर से क्या कर रहा है, वाटर फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है। अगर उसके बीच में, कैनाल के बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल है, जैसे बहुत काफी बड़ी बड़ी ग्रास हो गई हो, तो वो क्या करती है, वाटर को फ्लो करने से रोकती है। तो वो जो ग्रास है हमारी कैनाल के अंदर, वो किसका एग्जांपल है, रेजिस्टेंस का। वो क्या करें, रोक रहे हैं किस चीज को, वाटर को फ्लो करने से। अब जहां से पानी एंटर कर रहा है वहां पर तो ग्रास उसको रोक नहीं पाए, क्योंकि स्पीड्स क्या होती है, उसकी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाता जाएगा, वाटर की स्पीड धीरे धीरे क्या होती जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। फ्लोइंग ऑफ वाटर जो क्या करता है, कम फ्लो कर पाता है, जिसके कारण हमारा सेम वही एग्जांपल हम करंट में भी अप्लाई करते हैं कि जैसे जैसे हमारा कंडक्टर की लेंथ बढ़ती जाती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती जाती है, हमारी बढ़ती चली जाती है। इसीलिए हमें अगर रेजिस्टेंस कम रखना है तो किसको लेना पड़ेगा, स्मॉल वायर्स को लेना चाहिए। ठीक है, तो R जो हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, L के। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा कब, अगर आपकी वायर की या जो आपका कंडक्टर है उसकी लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ता ही जाएगा। अगर हम लेंथ को डबल कर देते हैं, 2L कर देते हैं, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि जैसे हमने लेंथ को इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। और अगर हम इसको ट्रिपल कर देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई भी या नहीं है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। मैं इसको साफ कर रहा हूं, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो जब मैं आपको नोट करने के लिए कहता हूं, उस टाइम वीडियो को पॉज करके उस टाइम आप इसको नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, अगर मैं आपके नोट करने 5 मिनट या 10 मिनट के लिए रुकूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए पॉज कीजिए उसको और नोट कर लीजिए। ठीक है, सेकंड आता है हमारा, अब पहले में हमने क्या लिखा, बनाया रिलेशनशिप कि L जो हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, R के, या R जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L के। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये किसमें था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, फर्स्ट याद रखने के लिए जस्ट। उसके बाद क्या आता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन होता है हमारा रेजिस्टेंस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकेंड पॉइंट हमारा ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द रेजिस्टेंस of a conductor is inversely proportional to the area of cross section।
यानी क्या कहता है कि रेजिस्टेंस जो है ना हमारा, वो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उल्टा होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अकॉर्डिंग टू दिस क्या कहता है कि आर जो हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब हम डिवाइड में लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे यहां पर लिखा तो आर इज डायरेक्टली यानी कि सीधा, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन इनवर्सली में क्या होता है, चेंज होता है, डाउन आ जाता है, नीचे आ जाता है, उल्टा हो जाता है। अब यहां पर क्या है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। यानी कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। और अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर। तो जो ये एरिया है, जो ये वाला जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जिसके अंदर से हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसका इफेक्ट होता है क्या है और कैसे होता है। अब ये देखिए कि मान लो ये हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, इसमें से आपको वाटर फ्लो कराना है, तो कितना फ्लो करा पाएंगे, काफी कम अमाउंट के अंदर, चाहे आप कितनी ही वेलोसिटी को या स्पीड को इंक्रीज कर दें, लेकिन फिर भी एरिया तो यही है क्रॉस करने के लिए, तो इसमें से क्या होंगे, कम वाटर फ्लो करेगा। सेम वही बात है कि चार्ज भी क्या करेंगे, कम फ्लो करेंगे। ठीक है, क्यों, इसकी बाउंडेशन है कि इससे ज्यादा ये जा ही नहीं सकता, इसके अंदर का जो स्पेस है वो यही है, राइट। अब सेम अगर हम इसको इंक्रीज कर दें, अब मान लो ये हमने इतना बड़ा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अब चार्ज जितने भी आएंगे इजीली इसके अंदर से जा सकते हैं, और जब वो इजीली चले जाएंगे उसके अंदर तो कोई अपोज करने वाला फोर्स है नहीं, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो क्या हुआ, इजीली फ्लो हो गए चार्ज, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। अगर रेजिस्टेंस कम कब होता है, जब चार्ज क्या करे, इजीली फ्लो करे, तो क्या हो जाए, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और जब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, हमने कम किया, तो इसमें से क्या होंगे, चार्ज कम फ्लो कर पाते हैं, जिसके कारण रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर रेजिस्टेंस आर है, अब जो ये एरिया, अब कंडक्टर है, कंडक्टर का अपना कुछ एरिया होता है, ठीक है, अगर ये डबल होता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है हमारा, सॉरी, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा हाफ है, यानी कि अगर ये है इसका हाफ कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, इसको हम हाफ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डबल। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि आर था पहले, तो क्या हो जाएगा, 2R। क्यों, एरिया को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल। ठीक है। और अगर इसको हम एरिया को डबल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एरिया को डबल कर देते हैं। अब ये जो एरिया पहले इतना था, हमने अब इसका डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर एरिया हम क्या कर देते हैं, 2A कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो पहले था उसका भी हाफ हो जाएगा। यानी कि जब ये बढ़ता है, ये डिक्रीज होता है, तो ये बढ़ता है, और ये बढ़ता है तो ये डिक्रीज होता है, यानी कि उल्टा चलता है इनका कनेक्शन। तो ये था हमारा फैक्टर कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आर जो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। हम इसको भी लिख देते हैं, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ये हम इसको डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या बोलेंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन 1/, बोलना पड़ेगा। ये इनवर्सली बोलते हैं तो डायरेक्ट बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, हो सकता है आपके पास कोई बुक ऐसी हो जो जिसमें डायरेक्टली बोला गया हो, तो कहीं ये सोचो कि सर ने तो गलत बता दिया। नहीं, वो गलत नहीं है, उसमें क्या बोला जाएगा, 1/, में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वो थोड़ा बहुत चेंजेस वेरी करता है बुक टू बुक्स। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट
डिपेंड के क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि हमारा जो नेचर है मटेरियल का वो क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अब नेचर का मतलब है कि वो जो कंडक्टर है हमारा वो किस चीज का बना हुआ है। हो सकता है आपका कास्ट आयरन का बना हो सकता है आपका स्टील का बना हो, या हो सकता है कॉपर हो, स्टील हो, ठीक है, या कोई और भी मेटल हो सकता है, ठीक है, या कोई एलॉय भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा जो मटेरियल है वो किस चीज से बना हुआ है, क्योंकि हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे अगर हम सबसे कम रेजिस्टेंस देखते हैं तो रेजिस्टेंस सबसे कम किसका होता है, स्टील का, सॉरी सिल्वर का। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके नीचे क्या आता है, कॉपर। कॉपर भी क्या आता है, बहुत अच्छा कंडक्टर है हमारे लिए। और उससे नीचे उसके बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम। क्या आता है, एल्यूमिनियम। यानी कि सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, सिल्वर का, उसके बाद कॉपर और फिर एल्यूमिनियम। तो क्या देखो मटेरियल चेंज हो रहे हैं, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम, तो उसके साथ क्या होता है, रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। अब ये मटेरियल चेंज हुआ है, हमने ना तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहे हो ना ही लेंथ, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर के ऊपर। यानी कि वो जो मटेरियल है वो किस प्रकार से बना हुआ है, किस उसकी कंपोजिशन कैसी है, तो नेचर के डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर किस नेचर का है। तो उसके ऊपर भी हमारा क्या डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर। फोर्थ आता है हमारा टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अब किसी भी कंडक्टर के अंदर जब भी आप टेम्परेचर राइज करते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं, तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इन ए कंडक्टर, मैं सिर्फ कंडक्टर की बात कर रहा हूं, नॉट इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, नहीं, ओनली एंड ओनली कंडक्टर, ठीक है। जब भी हम किसी कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर राइज करते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, उसका एक एग्जांपल देके बता देता हूं आपको। ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, इसके अंदर ये बहुत सारे चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, चार्ज फ्लो कर रहे हैं। ये टकराते तो हैं अपने एक दूसरे से, लेकिन कम टकराते हैं, क्योंकि कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन काफी होते हैं इसके अंदर, कम टकराते हैं, जैसा कि हमने पहले वाले में देखा। लेकिन टकराते हैं, रेजिस्टेंस हर कंडक्टर का होता है। ये नहीं है कि कोई ऐसा कंडक्टर हो जिसका रेजिस्टेंस नहीं होता है नॉर्मल टेम्परेचर को, हर एक का होता है एट ए नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन हर एक का होता है। तो हम यहाँ पर जब इसका टेम्परेचर क्या करते हैं, राइज करते हैं, तो जो ये चार्ज होते हैं इनके पास क्या आ जाती है, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। और जब ये एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है तो ये अपनी पोजीशन के ऊपर क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे आगे बढ़ते हैं और वाइब्रेट करते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं तो जो पीछे से चार्ज आ रहे हैं उनको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या बढ़ जाता है, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसीलिए जब भी हम टेम्परेचर राइज करते हैं हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए आपने हमारे जो समर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं वो ज्यादा बर्न होती हैं। क्यों, क्योंकि जो एनवायरमेंट है हमारा वो क्या होता है, हॉट होता है, ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। उनके कारण वायर्स के अंदर क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाता है। क्यों, टेम्परेचर बढ़ गया, और जब करंट फ्लो करता है तो वो बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए हम गर्मियों के अंदर, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आजकल वायर्स भी काफी अच्छी आती हैं, इसे टेंशन मत लेना कि कहीं सभी टेंशन के अंदर आ जाए, ठीक है। ये बस बताने के लिए था कि कुछ परसेंट कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो ये था हमारा टेम्परेचर ऑफ दी कंडक्टर, यानी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी कंडक्टर। ये हमारे 4 पॉइंट्स थे। इन चारों पॉइंट्स का हमारे क्या असर पड़ता है कंडक्टर के ऊपर वो हमने देखा। अब उसके बाद आता है हमारा टॉपिक रेजिस्टिविटी। लेकिन मैं इन दोनों को ही नोट कर रहा हूं, साफ कर रहे हैं इनको। अभी जो हमने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ा उसके अंदर क्या क्या रिलेशनशिप आए हमारे पास, कि आर जो हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल के, और दूसरा क्या आया,
जो आर है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। यही दो रिलेशनशिप आते हैं, टेम्परेचर का और वो एक नेचुरल थिंग्स है, उनके ऊपर कोई रिलेशनशिप नहीं आता। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमारे रिलेशनशिप आते हैं। अब जब हम ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस L और ये डायरेक्टली के अकॉर्डिंग है, तो अगर हम इनको कंबाइन करके लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई में A। ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। अब जब भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। और किसका साइन लगाना पड़ता है प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के, इक्वल का साइन लगाते हैं। किसका साइन लगाते हैं, इक्वल का। तो चलो लगाते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाई में। इसको क्या बोलते हैं, ये है कांस्टेंट है हमारा, इसको नाम दिया गया है रेजिस्टिविटी, और इस सिंबल को बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। अब ये क्या हमारी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसी को, और ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। ये क्या हमारी एक कांस्टेंट है, क्योंकि हमने जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और इक्वल का लगाया तो क्या ऐड किया, एक कांस्टेंट ऐड किया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगी, निकाल सकते हैं हम। तो चलो निकालते हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या वैल्यू आ जाएगी, रो इज इक्वल टू, इसको साफ कर देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रो इज इक्वल टू, आर पहले से ही था यहां पर, आर ए अब किस में आ जाएगा, इधर आएगा तो किसके अंदर आ जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर, बाई में मल्टीप्लाई में ए, और एल कैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाता तो कहां आ जाएगा, डिवाइड के अंदर। तो ये किसका फॉर्मूला हमारा, रेजिस्टिविटी का, ठीक है। ये किस चीज का फॉर्मूला हमारा, रेजिस्टिविटी का। आर यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस, किस चीज का रेजिस्टेंस, ऑफ ए कंडक्टर। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये आप पहले पढ़ चुके हो, मैं बता भी चुका हूं, ठीक है। और ये क्या हमारा रेजिस्टिविटी। अब अगर हमें रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल के ऊपर, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नेचर का, अगर हम दो कंडक्टर्स लेते हैं लेकिन उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ सेम रखते हैं, क्या रखते हैं, सेम रखते हैं, तो क्या देखते हैं कि भाई अगर हमने दो अलग अलग का लिया, हर एक के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या लिया, 1 लिया, और लेंथ भी क्या ली, 1 ली, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दो लिए। तो हर बार हमने क्या देखा कि रो जो है वो किसके इक्वल आई, आर, क्योंकि ए की जगह पे क्या आ गया 1, एल की जगह क्या आ गया 1, तो किसके इक्वल आ गया, आर। मीन रो जो है वो आर के इक्वल है, यानी कि रेजिस्टिविटी जो हमारी इक्वल है। कब, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टेकिंग यूनिट एरिया एंड लेंथ इज आल्सो ए यूनिट लेंथ, ठीक है। 1 लिया हमने, इसको यूनिट लेंथ या यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं। लेकिन नेचर ऑफ मटेरियल क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है भाई। हमने हो सकता है एक बार सिल्वर लिया हो, एक बार कॉपर लिया हो, या एल्यूमिनियम या गोल्ड भी लिया हो चाहे आपने, ठीक है। तो ये हम ले सकते हैं। लेकिन जब हमने इनको पुटअप करते हैं तो हर बार क्या है 1 1, क्योंकि वो तो दोनों में चाहे कोई भी मटेरियल ले लें उसी पे डिपेंड करता है। तो जो रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल आई, आर के इक्वल। अब अगर हमें इसको डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस, की रेजिस्टिविटी है जो हमारी, मैं इसको डेफिनेशन को लिख देता हूं। रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस या एक कंडक्टर या एक मटेरियल, जो भी आप लिखना चाहें, ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल
टू दी रेजिस्टेंस किसके इक्वल है? रेजिस्टेंस के इक्वल है। कब? व्हेन रेजिस्टेंस, व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हेन यूनिट एरिया ऑफ यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन एंड टेकिंग यूनिट लेंथ। अगर हम क्या कहता है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, किसके इक्वल होगी? रेजिस्टेंस के इक्वल। कब? व्हेन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो हमारा यूनिट एरिया है क्रॉस सेक्शन का, एंड टेकिंग यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहां पर आप कंडक्टर यूज कर सकते हो, कोई मटेरियल यूज कर सकते हो, कंपाउंड के कुछ भी आप जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन मैं कंडक्टर का यूज कर रहा हूं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर हमारा जो है वो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होती है? रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। कब? जब यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो हमारे पास और लेंथ भी क्या हो हमारी? यूनिट लेंथ हो। तो जब हमने ये पुटअप किया तो हमारे पास ये आया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं कि भाई ये है, ठीक है हमारे पास, तो इसमें हमने क्या देखा कि भाई जो हमारा ये रेजिस्टिविटी हो किस पे इक्वल है? आर के इक्वल है, रेजिस्टेंस के ऊपर। यानी कि ना तो ये लेंथ पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड नहीं कर रही? लेंथ ऑफ कंडक्टर नहीं कर रही। क्यों? है ही नहीं इसके अंदर, वो तो यूनिट ले रहे, हम चाहे किसी का भी ले ले, कोई भी मटेरियल ले सकते हैं लेंथ तो। क्योंकि अगर हम जब कंपैरिजन करते हैं तो वो सेम लेंथ के कंडक्टर के साथ ही कंपैरिजन करेंगे, तो लेंथ दोनों की सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उससे कोई फायदा ही नहीं। एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी है हमारी वो ना तो लेंथ पे डिपेंड करती, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, बट इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग? द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल या कंडक्टर does not depends on area of cross section and length. It's depend, इनके ऊपर वो डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ डिपेंड किस पे करती है? इट डिपेंड only on nature of material and temperature of conductor या मटेरियल। मटेरियल जो रेजिस्टिविटी है ऑफ ए मटेरियल और एक कंडक्टर जो आप लेना चाहें, डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किस पे डिपेंड नहीं करती? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। और ना ही किस पे डिपेंड करती है? वो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। इट्स डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल्स एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर या मटेरियल। यानी कि वो सिर्फ दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो हमारे किसके ऊपर कि वो उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है, और दूसरा वो किस नेचर का है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी? टू फैक्टर के ऊपर। रेजिस्टिविटी होती क्या है वो हमें पता चल गया। अब हम जब एक ये क्वांटिटी है तो इसकी एक यूनिट भी होनी चाहिए, तो इसकी यूनिट क्या होगी वो हम अभी कैलकुलेट करते हैं।
अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की रजिस्टिविटी देखना चाहते हैं तो एक इमेज, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है साइड के अंदर, इसके अंदर आप देखना सभी की रजिस्टिविटी गिवन है। सबसे टॉप में जो है हमारा, यानी कि जिसकी कम है, वो क्या है, सिल्वर है। उसके बाद क्या आता है, कॉपर। उसके बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम। तो ये इस प्रकार से पूरी की पूरी एक टेबल गिवन है। ठीक है, आप इसको देखिए और आपको पता चल जाएगी कि रजिस्टिविटी किसकी क्या है। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं किस चीज को, यूनिट को। किस चीज की यूनिट, रजिस्टिविटी की। तो रजिस्टिविटी किसके इक्वल थी हमारी, आर। किसके इक्वल थी हमारी, आर इनटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय में लेंथ। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला यही था हमारा। अब जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है, आर की, ओम। और सिंबल क्या होता है इसका, ठीक है, ये यूनिट होती है हमारी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की क्या होती है, एरिया मीटर स्क्वायर। लेंथ की क्या होती है, मीटर। किसमें मेजरमेंट करते हैं, लेंथ मीटर के अंदर, एरिया मीटर स्क्वायर के अंदर, ओम्स की ये होती है। ठीक है, अब जब हम इनको इसके अंदर पुटअप करते हैं तो क्या आता है, रो की वैल्यू। ओम आर की जगह क्या आ जाएगा, रजिस्टर, ओम मल्टीप्लाई एरिया क्या आ गई, मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय लेंथ की क्या है, मीटर। मीटर था, अब मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ओम मीटर मल्टीप्लाई में मीटर डिवाइडेड बाय में मीटर। एक एम से एम कैंसल आउट, तो जो यूनिट बची वो क्या बची, ओम मीटर। ओम मीटर, मल्टीप्लाई का निशान होता है इनके बीच में। ठीक है, लेकिन हम जब भी यूनिट लिखते हैं तो उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते कभी भी, ओम्स मीटर। तो इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो क्या आएगी, ओम, सॉरी हिंदी में नहीं, इंग्लिश के अंदर, ओम मीटर। ये क्या है, यूनिट है, किस चीज की, रजिस्टिविटी की। द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है भाई, तो ये था हमारा रजिस्टिविटी का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और कुछ इसमें बताने के लायक है नहीं अभी। रजिस्टिविटी यहीं पे कंप्लीट होती है। हाँ, इसके अंदर एक हीटिंग का इफेक्ट हो रहता है। जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है उसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। इसीलिए जो आपके घरों में आयरन है या वाटर गीजर है, इन सभी का जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। इसलिए उनके अंदर हम, जो आप टेबल के अंदर भी देख रहे होगे, नीचे जो एलॉय दिए गए हैं उन्हीं का यूज करते हैं, क्योंकि उनकी रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। और जब रजिस्टिविटी हाई होगी तो वो क्या करते हैं, करंट को पास नहीं होने देते इजीली। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसके कारण क्या होता है कि वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जब वो जा नहीं पाते तो वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट, गर्मी पैदा होती है, जिसके कारण आपकी प्रेस या जो गीजर है आपका, वो क्या करता है, वाटर को गर्म करता है या कपड़े को आप प्रेस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ही टॉपिक। नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। एक बार मैं आपको इसको रिवाइज करवा देता हूँ पूरा आज दोबारा से। जो हमारे फैक्टर हैं जिन पे ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है, वो कितने हैं, 4 है हमारे पास। सबसे पहला क्या, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल के, राइट। ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। या हम इसका अपोजिट बोल सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है,
या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, राइट। थर्ड पॉइंट आता है टेम्परेचर। अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है हमारा, बढ़ता है। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं क्यों बढ़ता है। उसके बाद आता है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल। फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट आता है जो हमारा, वो क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। अब जो नेचर ऑफ मटेरियल है हमारा, वो किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंट मटेरियल होता है, ठीक है। कंपोजिशन उनकी डिफरेंट होती है, डिफरेंट फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर, और डिफरेंट कंपोजिशन होने के कारण उनका जो नेचर है वो अलग अलग है। और उसके कारण जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी क्या होता है, हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। इसीलिए किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस हमारा नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमने क्या किया, उन सब रिलेशनशिप को उठाया और इक्वल टू के पुटअप किया, तो हमें क्या वैल्यू मिली, रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी को हमने डिफाइन किया। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इक्वल होती है किसके, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर की। रेजिस्टिविटी क्या है, जितना उसके अंदर रेजिस्टेंस है उसके इक्वल होती है। लेकिन कंडीशन है यहाँ पर क्या, कि आपकी यूनिट लेंथ होनी चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि लेंथ और एरिया क्या होने चाहिए, हमेशा बराबर होने चाहिए, राइट। उसके बाद हमने उसको रेजिस्टिविटी की टेबल चेक की, उनके बाद उसका फॉर्मूला ड्राइव किया, उनकी यूनिट निकाली। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आती है, ओम मीटर। ये था भाई आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक्स। आई होप कि आप कुछ गेन कर पा रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको नॉलेज प्राप्त हो रही है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताइए, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज इतनी आप गेन कर रहे हैं तो वो कोई और भी गेन करे, और वो कब होगा, जब लोगों को पता चलेगा। तो आप जब शेयर करेंगे तभी दूसरों के पास जाएंगी, इसलिए प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।